बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। और आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। इसमें दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ने हैं, SN1 और SN2। इनके एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो है वो आपके सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं है, वो आगे के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होंगे उसमें भी इंक्लूडेड होगा और कई जगह पर इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिर्फ आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू डू like this video, then hit the like button and share it with maximum of your friends. Thank you, and let us start with the chapter. So now आज हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैलो एल्केन्स की। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स की बात करनी है। ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले ये कलरलेस होंगे और स्वीट स्मेलिंग होंगे। ठीक है, और ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही हल्के सॉल्युबल हैं वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इफेक्टिवली नहीं बना पाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ पोलर होंगे ये। ठीक है, पोलर है, पोलैरिटी आपको पता है किसकी वजह से पोलैरिटी है, हैलोजन की वजह से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलोजन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से ये पोलर होंगे। अच्छा, आगे हम और बात करते हैं कि जो लोअर हैलो एल्केन्स होंगे, लोअर हैलो एल्केन्स जनरली आपके गैसेस होते हैं, एंड हायर हैलो एल्केन्स जो होंगे they can be liquids or they can be solids. Liquids or solids. ठीक है, आगे फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इनका कम है इसलिए पानी से हल्के हैं। ठीक है, उसके बाद एंड ब्रोमो एंड आइडो आर हेवियर देन वाटर, दे आर हेवियर देन वाटर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एंड दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों साथ में ही कर सकते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हैलो एल्केन्स के वो वेरी करते हैं। जैसे जैसे जनरली ये हैलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो कम होंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी बॉन्ड्स को तोड़ने में। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और एंड विथ हैलोजन जैसे जैसे बड़ा साइज मतलब हैलोजन का जो साइज़ है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर क्लोरोमीथेन है और ब्रोमोमीथेन है तो ब्रोमोमीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लोरो से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और ये किस वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास की वजह से हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास
ऑफ हैलोजन, हैलोजन के मॉलिक्यूलर मास से भी वो इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 7th पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे ही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग, इट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ही हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ पार्ट ए है ये कि एक है CH3Cl और एक है आपका CH3Br, अगला है आपका CBr, ठीक है। उसके बाद एक मान लीजिए हमने ये कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि इसमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या लगता है किसका होगा? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है यानी कि हैलोजन बल्की होता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन लगे हैं, बाकी सब में ब्रोमीन लगा है, इसका मतलब कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, ठीक है। आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन, भाई सबसे कम तो यही वाला हो गया, ठीक है। इसको फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड, थर्ड और मान लीजिए ये फोर्थ है, तो उस केस में सबसे कम फर्स्ट वाले का होगा। आगे उसके बाद फिर सेकंड वाले का होगा। क्यों सेकंड वाला? क्योंकि बाकी सब में ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन की वजह से कोई डिफरेंस नहीं। अब डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन की वजह से। यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ सिर्फ एक है, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसलिए दूसरे नंबर पर हमारा आ गया है ब्रोमोमीथेन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन। अब आगे बात करते हैं इन दोनों में। अब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है और हैलोजन भी सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रही है? ब्रांचिंग में। ये ब्रांच है और ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच में कौन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है? कौन रखता है? स्ट्रेट चेन, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? इसका, यानी कि अरे ये तो सीक्वेंस में ही लिख दिया है, ठीक है, सीक्वेंस में ही लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस 1, 1, 2, 2 मार्क्स के बनते हैं ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि हाउ डज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ऑर्डर लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर लिखिए बॉइलिंग पॉइंट का, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बस, इससे ज़्यादा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स में, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स की। अब यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है आज की वीडियो की, ठीक है। तो 3 टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो है हैलोएल्केन्स देगा। पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हैलोएल्केन। ऑलराइट, पहला है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा हम करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। ये 3 टाइप के रिएक्शंस हमें करने हैं और जाहिर सी बात है ये तीनों एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, इसकी अलग वीडियो में करेंगे और इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स में 3 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो इस पे मतलब कि आज की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो अगर मैं हैलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स क्या होती है ये हम लोग इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कैसी होती है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका RI होगा, उसके बाद फिर RBr होगा, फिर RCl होगा, फिर RF होगा,
ठीक है, ये है रिएक्टिविटी का सीरीज। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI है। RI क्यों? क्योंकि इसका जो I का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से R के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, और जब तक ये ब्रेक होगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा कैसे? ठीक है, पुराना बॉन्ड टूटेगा तब तो नया बॉन्ड बनेगा। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी का सीरीज। तो इन केस अगर क्वेश्चन इसके बेसिस पे आता है, रिएक्टिविटी पूछता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ऑर्डर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें होगा क्या बेसिकली कि RX होगा और कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब दीज आर प्रोटॉन लवर्स। प्रोटॉन लवर्स है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है। ये प्रोटॉन लवर्स है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। जहां इसको पॉजिटिव सेंटर मिला वहां पे ये जाके अटैक कर लेगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको, मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो कहाँ ढूंढेगा, कहाँ जाएगा वो बॉन्ड बनाने के लिए? उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज हो। आपके न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि उनके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जाता है क्योंकि उसको यूज़ करके नए बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? न्यूक्लियोफाइल। तो अब होगा क्या इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? X को, और यहाँ X आपका बाहर, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसने आपके एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम SN बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये दो टाइप के होंगे। एक होगा SN1 और एक होगा SN2। ठीक है, SN1 और SN2, और ये जो दोनों टाइप्स हैं ये आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फटाफट से जितना मैंने अभी लिखा है यहाँ पर उसको कॉपी करो, और उसके बाद हम डिफरेंसेस करेंगे, एक साइड पे SN1 और एक साइड पे SN2, और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए काफ़ी स्पेस। ठीक है, अब आपको पता है कि हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम, जिसमें कि हमें SN1 मैं इधर लिखूंगी और मान लीजिए कि SN2 हम यहाँ लिखेंगे। पहले समझते हैं कि SN1 क्या है, उसके बाद समझते हैं कि बराबर दोनों को हिस्सा मिला है। हाँ, लगभग बराबर है। SN1 क्या है और SN2 क्या है? ठीक है, देखिए दोनों में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये तो बात पता ही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा। SN1 में क्या होगा? SN1 में आप देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है ना ये बेस से निकलता है। ठीक है, आप कोई बेस लेंगे और उस बेस में से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक है, उस बेस का जो भाई बेस होगा तो एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वही आपका न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो यहाँ पर SN1 में जो बेस हम लेते हैं वो हम वीक बेस लेते हैं। ठीक है, वीक बेस के प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN1 होगा, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इस पॉइंट्स को लिखते चलना। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। कैसा सॉल्वेंट होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो SN1 जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। भाई अब बात ये है कि होना तो दोनों में वही है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करने के जो रास्ते हैं वो दोनों में अलग अलग हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल 2 स्टेप में सब्स्टिट्यूट होता है और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक सिंगल स्टेप में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पे वो 2 स्टेप कौन सा है? देखो, स्टेप 1,
पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन देखो कैसे, RX जो है वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा और क्या बनेगा, R प्लस और X माइनस, ठीक है। ये आपका R प्लस और X माइनस अलग हो गया, X जो है हैलाइड आयन जो है वो अलग हो गया। ये क्या बना है, कार्बोकटायन बन गया, ये बन गया आपका कार्बोकटायन, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में अब ये कार्बोकटायन पॉजिटिव सेंटर बन गया है और न्यूक्लियोफाइल को यही तो चाहिए था, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे आएगा और बस तुरंत अटैक कर लेगा। तो स्टेप 2 में क्या हुआ है, अटैक, अटैक बाय किसके थ्रू, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल स्टेप 2 में। तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक कर लिया और ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो 2 स्टेप में हुआ है, पहले आपका कार्बोकटायन अलग होगा, उसके बाद उसमें जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बात समझ में आ गई। आगे ये जो आपका स्टेप 1 है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब कि इसी स्टेप से आपको रेट पता चलेगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बताया है, सीखा हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, 2 स्टेप है और उसमें से जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, RX के, एक ही तो मॉलिक्यूल है इसमें रिएक्टेंट का, तो उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेट सिर्फ रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं हम, यूनिमॉलिक्यूलर। और जो आपका रेट आया है, इस रेट से आप समझ सकते हैं कि ये रेट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। ये तो हमें पता है ना, इसके ऊपर जो पावर होती है x, यही बताता है रेट, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है मतलब 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। इस रिएक्शन का ऑर्डर, SN1 रिएक्शन के जो ऑर्डर होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं ये सारे कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर है ये सब, ठीक है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आया है, पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ RX इन्वॉल्व है, यानी कि आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने RX का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रेट बढ़ जाएगा। ये जो है ये क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बता रहा है। इसकी जो पावर होती है यही होता है ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे पावर में कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि पावर कैसी है, 1, यानी कि ऑर्डर कैसा है, 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे, 2 स्टेप रिएक्शन लेकिन ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर हम लोगों ने ये बात पहले भी की है कि जब भी कोई कार्बोकटायन बनता है और उसके ऊपर कोई अटैक करने के लिए आता है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कार्बोकटायन पे अटैक करने के लिए आ रहा है, उस केस में जो आपका मिक्सचर बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है, रेसिमिक मिक्सचर ज़रा मैं एक बार ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कायरल कार्बन के केस में, वैसे ये इस चीज़ को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कई बारी, और नहीं देखी है तो एक बार जाके देखो, रेसिमिक मिक्सचर वहाँ पे और डिटेल में बताया है। एक हल्का सा हिंट मैं आपको रेसिमिक मिक्सचर का यहाँ दे रही हूँ। और देखो रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी एक अगर हाइड्रोकार्बन है और वो कायरल है, उसमें जो कार्बन है वो कायरल है। कायरल कार्बन का मतलब कि उसके सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो अलग है, कहीं पे OH लगा है, कहीं पे H लगा है, कहीं पे CH3 लगा है, कहीं पे कोई और ग्रुप लगा है, उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब क्या है कि किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक डिफरेंट टाइप की लाइट, किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो लेफ्ट या राइट की तरफ बेंड कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में बेंड कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है कि यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। 50% वो प्रोडक्ट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ बेंड कर देगा और 50% वो प्रोडक्ट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वापस लेफ्ट की तरफ बेंड कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना लाइट बेंड हुई लेफ्ट की तरफ उतनी ही लाइट बेंड हो जा रही है राइट की तरफ, तो टोटल चेंज लाइट में 0 आ गया। तो लाइट तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो तो मिक्सचर ऑफ लेफ्ट और राइट डाइवर्ट करने वाले दोनों का होगा। तो जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि वो लाइट को मूव ही नहीं कर पा रहा। जितना लेफ्ट में मूव कर रहा है उतना राइट में दोबारा मूव कर जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ये जो कार्बोकटाइन बन रहा है, ध्यान रखिए जहाँ भी कार्बोकटाइन बनता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर कार्बोकटाइन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो जो कार्बन पहली बार बना, अगर 1 डिग्री बना है तो उस पर डिपेंड करेगा, 2 डिग्री बना है तो उस पर डिपेंड करेगा, 3 डिग्री बना है तो उस पर डिपेंड करेगा। 2 डिग्री बन के वो 3 डिग्री बन जा रहा है रीअरेंजमेंट करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ जाएगा। भाई देखो, एक अब क्लियर करती हूँ। देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे, क्योंकि कार्बोकटाइन ही तो यहाँ से क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन इस स्टेप में बन क्या रहा है, कार्बोकटाइन बन रहा है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ऐसे लिख दूँ। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा रेट उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो भी कार्बोकटाइन पहली दफ़ा बना होगा उसी पे रेट डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि पहले 2 डिग्री बना उसके बाद उसने अपने आप को रीअरेंज करके 3 डिग्री बना लिया, तो 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन गया, तो रेट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा उसका क्योंकि 3 डिग्री इवेंचुअली बन रहा है, नहीं, रेट उसका कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पहले क्या बना है, 2 डिग्री, अनस्टेबल से स्टेबल। तो जो रेट है वो उस पर डिपेंड करेगा जो पहली कार्बोकटाइन जिस तरीके का बना है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद वो कुछ भी बने, कितना भी स्टेबल हो जाए, रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बातें होगी। अगली बात करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है SN1, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, हमको हीट देने की, हमको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये जो रिएक्शंस होंगे ये कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं SN1। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं SN1। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है। इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं SN2 पे। लिख लो इसको। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं SN2 पे, बट उससे पहले आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मतलब ऑब्वियसली अब आप लोग कैसे याद दिलाओगे, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। देखो, पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब कि पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट में, ऑब्वियसली जब तक पोलैरिटी सॉल्वेंट में नहीं होगी तब तक ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, HCl किसी पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर, भाई HCl को पानी में डाल दो तभी तो वो आयंस में ब्रेक होता है। क्यों, क्योंकि पानी पोलर है। यहाँ पर भी RX
आयंस में तभी ब्रेक होगा जो आपका मीडियम हो, वो कैसा हो, पोलर। तो पोलैरिटी तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि पोलैरिटी नहीं होगी तो ये आयंस नहीं टूटेगा। प्रोटिक का मतलब क्या हुआ? प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन। प्रोटॉन का मतलब तो यही होता है ना, H प्लस आयन। मतलब जो सॉल्वेंट हो वो आपका H प्लस आयन दे सके। H प्लस आयन देने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इस H प्लस आयन का? इस H प्लस आयन से क्या होगा कि ये जो X नेगेटिव है इसको H प्लस आयन जो है वो घेर लेते हैं, क्योंकि अगर ये घेरेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। इस X नेगेटिव आयन को ये H प्लस आयन्स घेर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो X नेगेटिव है ये दोबारा R पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर पाएगा। भाई कर सकता है ना भाई, है कि नहीं? X नेगेटिव दोबारा भी तो R पॉजिटिव से रिएक्शन बॉन्ड बना लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, जो प्रोटॉन्स है जो कहाँ से मिल रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से मिल रहा है, वो प्रोटॉन्स इस नेगेटिव चार्ज को घेर के रख लेंगे और दोबारा इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। अब बात करते हैं SN2। अब क्योंकि हम लोगों ने SN1 समझ लिया है तो SN2 हमारे लिए आसान होगा। स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करने से होता क्या है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने वीक बेस यूज़ किया है। वीक बेस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब वो वेट करेगा कि पहले कार्बोकटायन बन जाए, फिर हम आराम से जाके कार्बोकटायन पे अटैक कर लेंगे। ठीक है, वीक बेस के केस में। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा कि कार्बोकटायन बने, वो ये वेट नहीं करेगा कि ये X निकले तब हम आके जुड़ेंगे, नहीं, वो एक ही पहली बार में ही जाके बॉन्ड बनाने लग जाएगा R के साथ। ठीक है, एक ही सिंगल स्टेप, मैंने बताया सिंगल स्टेप रिएक्शन है SN2, एक ही स्टेप में वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो स्ट्रॉन्ग बेस से निकलेगा वो R के साथ बॉन्ड बनाएगा, बनाना शुरू कर देगा, और R X के साथ उसी समय बॉन्ड तोड़ देगा, इंतज़ार नहीं करता स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज़ किया है SN2 मैकेनिज्म में। ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, राइट, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में होगा। मतलब मान लीजिए कि आपका ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ है ये RX, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफाइल R के साथ बिना सोचे समझे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक ये इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो ये टूट के क्या बन जाएगा, NUR प्लस X नेगेटिव आपका बाहर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो उसने डायरेक्टली R पर अटैक कर लिया बिना X के निकले। वो वेट नहीं करेगा कि R कार्बोकटाइन बने तब हम अटैक करेंगे, नहीं, स्ट्रॉन्ग है वो, सिंगल स्टेप में सब कुछ हो गया। अब अगर मुझे इसका रेट लिखना हो तो क्या लिखूंगी, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, और RX रिएक्टेंट आपके इस रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका न्यूक्लियोफाइल भी है। यहाँ पर हमारा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था जिसमें कि रिएक्टेंट एक ही था, इसीलिए रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ RX पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर एक ही स्टेप है और दोनों इस एक स्टेप में दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा RX और न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स रेट को सिग्निफाई कर रहे हैं, रेट पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, बायमॉलिक्यूलर। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपको दिख रहा है इसका 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर कैसे हो गया, 2 हो गया, इसीलिए हम इसको SN2 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, SN1 लिखते हैं। यही है रीज़न SN2 और SN1 लिखने का। वैसे ये जो तरीका है ये भी तरीका गलत है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल S स्मॉल n देन 2। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल S स्मॉल n देन 1। ठीक है, बट अब हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं SN1 SN2, ऑल्दो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा या इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि देखो, इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि
आर के इस जिस साइड पर हैलोजन लगा हुआ था उसके ऑपोजिट साइड पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें आर का कॉन्फ़िगरेशन पलट के आएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है तो 50% प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके आएगा और 50% प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। जिस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, क्योंकि रिटेन हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और जिनका पलट के आता है उनको हम बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गया, मतलब पलट गया। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट का जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है 100% प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पलटा हुआ है, इसीलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, यानी कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब क्या हुआ, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आगे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बात करें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री देन 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री कार्बोकटायन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर ये एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो वो सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, किसकी वजह से हो रहा है ये, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, आपको पता है, भीड़। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर ये आर वाला जो ग्रुप है वो बहुत बल्की होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, बड़े सारे इसमें कार्बन इधर उधर जुड़े होंगे, तो इस न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने में दिक्कत होगी, है कि नहीं। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अंदर उसको आर के पास पहुंचने में दिक्कत होगी, इसीलिए 1 डिग्री के पास सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हल्के हल्के ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफाइल जाएगा और डायरेक्टली अटैक कर लेगा। तो 1 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ दिस एंड विल गिव द रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। तो SN2 जो है वो आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, आपका डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी कम होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। अब हम लोग कुछ मैकेनिज्म करने जाएंगे, मैकेनिज्म एज इन कि अब कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल, कुछ एक अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन अब हम एल्काइल हैलाइड में करा के देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। SN1 देगा, SN2 देगा, प्राइमरी पहला ज़्यादा अच्छे से दे देगा, टर्शरी ज़्यादा अच्छे से दे देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अब एग्जाम्पल एक एक करके लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे OH ग्रुप से। ठीक है, मतलब कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अब कौन होगा, OH ग्रुप होगा। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। ओके, सो सबसे पहला हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो OH ग्रुप किसी बेस से निकलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने RH ले लिया। ठीक है, कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए मैंने CH3Cl ले लिया। ओके, CH3Cl ले लिया और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया है, मान लीजिए एक्वस NaOH के साथ और एक्वस KOH के साथ भी करा सकती हूँ, या फिर मैं एक्वस AgOH के साथ भी करा सकती हूँ। ये जितने भी हमने लिए हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और AgOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है अगर आपने इसको मॉइस्ट लिया है। मॉइस्ट मतलब कि वही सेम चीज़ एक्वस। ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर के साथ अगर आपने AgOH लिया, ये तीनों ही आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। और याद करो, जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है,
ठीक है। आपका OH जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो रिएक्शन कैसा होता है, SN1 या SN2, SN2, और SN2 में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। और कौन सबसे अच्छे से देगा इसको, 1 डिग्री, इसको लिखते चलोगे तो वो याद हो जाएगा, दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। SN1, SN2, इन्वर्टेड, रेसमिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब एकदम दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो अब इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, CH3 की जगह पे Cl की जगह पर OH सब्स्टिट्यूट कर दो और Cl को बाहर निकाल दो, ठीक है, Cl को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे अगर आपने NaOH लिया था तो ये NaCl बन जाएगा, KOH अगर लिया रहा होगा तो KCl बनेगा, AgOH लिया होगा तो AgCl बन जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। अगर मान लीजिए कि मैंने NaOH की जगह पर भाई OH ग्रुप हमको सब्स्टिट्यूट करना था, तो OH ग्रुप तो वाटर भी दे सकता है, OH तो वाटर के पास भी है ना, वाटर भी तो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन देता है, बट वाटर जो है वो एक वीक बेस है, ठीक है, वाटर कैसा है, एक वीक बेस है, और वीक बेस के केस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, और SN1 में सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन रिएक्शन देता है, 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 डिग्री का, किसी एक 3 डिग्री का मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन करा दिया है H2O के साथ। अब क्योंकि मैंने H2O लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, OH प्लस HCl बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और वहाँ से Cl निकला, HCl बन गया। ये जो आपका मैकेनिज्म है, इसमें जो OH नेगेटिव आयन आया है ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये SN1 दे रहा है, और SN1 में क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। ऑल्दो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये कार्बन कायरल ही नहीं है, ये कार्बन कैसा है, कायरल ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये कार्बन कायरल होता, कायरल का मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अलग अलग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए Cl ले लिया, यहाँ H है, और मान लीजिए यहाँ पे C2H5 ले लिया, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अलग अलग है, यानी कि ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। अब मैंने इसका रिएक्शन अगर H2O के साथ करा तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बिकॉज ये वीक बेस है, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक हो जाएगा आपका ये प्रोडक्ट जिसमें कि रिटेंशन हो गया, जहाँ से Cl निकला वहाँ पर OH आके जुड़ गया, और एक हो जाएगा आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट जिसमें कि कन्फिगरेशन जो है वो पलट जाएगा, कन्फिगरेशन पलट गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट आपके मिल जाएंगे। क्यों, ये इस केस में इसलिए मिला क्योंकि ये कैसा है, ये जो है वो कायरल कार्बन है, ठीक है, ये एक कायरल कार्बन है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। इसको लिख लो, अगले सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ऑलराइट, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ OH ग्रुप किया था, अब OR ग्रुप करते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक नेम रिएक्शन होने वाला है, तो जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला अब हम लोग करते हैं OR ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम RX मान लीजिए ले लेते हैं, और इसमें आप OR लोगे, मतलब OR आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल किसी बेस से आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो कैसा होगा, ये होगा, ठीक है, RONA। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है ये, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर R1 कार्बन का कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो आप क्या बताओगे, सोडियम मेथॉक्साइड, 2 कार्बन सोडियम इथॉक्साइड, इस तरीके से। अब आपका जो सब्स्टिट्यूशन करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, RO नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपका NaX बाहर, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है RO नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यानी कि अगर ये कार्बन कायरल होगा तो कैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इनवर्टेड मिलेगा। और ये रिएक्शन सबसे अच्छे से कौन देगा, 1 डिग्री। तो मान लीजिए कि हमने एक 1 डिग्री कार्बन ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया है, और इसका रिएक्शन मान लीजिए कि मैंने C2H5ONa से करा दिया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3O, ठीक है। Na निकल आया, Cl निकल आया, तो यहाँ पे क्या बचा, NaCl। ये जो बना है ये क्या बना रहा है, ईथर। क्या बना रहा है, ईथर। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होने लगेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल बनाया है, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया ना, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, अल्कोहल। तो प्रीवियस वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें आप लिख लीजिए कहीं पर कि इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर बन गया। अच्छा, इस ईथर का नाम क्या होगा, देखो ये है मिथाइल ग्रुप और ये है इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल का ई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए उसके बारे में पहले लिखा गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मान ली अब देखो यहाँ पर जो आपका ईथर बन रहा है उसमें जो छोटा वाला, ठीक है, जो लेस कार्बन का या जो 1 डिग्री वाला जो कार्बन होगा वो आपका कहाँ से आया होगा, एल्काइल हैलाइड से। क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड हो वो कैसा हो, 1 डिग्री हो। देखो अभी हमने बात किया इस बारे में, 1 डिग्री, क्योंकि मैकेनिज्म कैसा है, SN2। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि CH3C CH2C CHOCH3, ये एक ईथर बन रहा है, ठीक है, ये एक ईथर बन रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से रिएक्टेंट से बना होगा, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, आपको इस बताना है कि या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा इस तरीके से। मान लीजिए कि मैंने A ले लिया है और B ले लिया है, दोनों का रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है, O और ये CH3 प्लस मान लीजिए कि NaCl बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A और B दोनों में से दोनों रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे ये बताने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि जाहिर सी बात है कि अगर ये ईथर बन रहा है तो कोई एक सोडियम अल्कोक्साइड होगा और कोई आपका एक एल्काइल हैलाइड होगा। क्वेश्चन ये है कि CH3Cl को हम एल्काइल हैलाइड बनाएं या हम CH3Cl को हम एल्काइल हैलाइड बनाएं। एल्काइल हैलाइड क्या बन सकता है भाई, यहाँ से भी ये भी हो सकता है कि एल्काइल हैलाइड हो, यानी कि ये यहाँ पर H है, ठीक है। हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड ये हो और आपने रिएक्शन कराया हो किसके साथ, CH3ONa के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना हो। या हो सकता है कि CH3Cl ये हो और आपने रिएक्शन कराया हो CH3ONa के साथ, हो सकता है ये हो या हो सकता है कि A ये हो। दोनों में से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जो भी एल्काइल हैलाइड हो वो कैसा हो, 1 डिग्री, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला, जिसमें कि एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है। ये तो आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन इतना अच्छे से नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये नीचे वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन सही होगा ये, ठीक है। A आपका ये होगा और B आपका ये होगा, दोनों का रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये जो हमने रिएक्शन कराया है जिसमें कि हमने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराया है, इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, विलियमसन्स
रिएक्शन, विलियमसन्स रिएक्शन हम बोलते हैं। तो ये नेम रिएक्शन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नेम रिएक्शन है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, लिख लो इसको, आगे बात करते हैं। ऑलराइट, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ CN, ठीक है। उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूँ। देखिए, ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल हमने देखे, वो सारे न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो कि जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है अटैक करने के लिए। मतलब हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल CN, ठीक है। अब अगर आप CN किसी एल्काइल हैलाइड के पास लेके जाते हैं सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, तो CN जो है वो हो सकता है कि कार्बन के थ्रू अटैक करे, या हो सकता है कि नाइट्रोजन वाले साइड से अटैक करे। मतलब हो सकता है कि आपका RCN बने, या हो सकता है कि RNC बन जाए, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NO2, ठीक है। NO2 में क्या होगा, हो सकता है कि वो नाइट्रोजन R जो है वो नाइट्रोजन्स के साथ अटैक कर ले, या हो सकता है कि वो ऑक्सीजन के साथ अटैक कर ले। ऑक्सीजन ये हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि वो नाइट्रोजन के साथ अटैक करे, या हो सकता है कि वो ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करे। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, और दोनों में ही है क्या, दोनों NO2। तो ये इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले हम लोग CN के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम NO2 के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लो भाई। एग्जाम्पल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल which have two nucleophilic centers, ठीक है, जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे और वो दो तरह से अटैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका साइनाइड CN, या फिर NO2 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। चलिए सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय CN, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना है हमें किससे, CN से। अच्छा, अब क्या होगा, CN में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने RX ले लिया है और इसका रिएक्शन मैंने KCN के साथ करा दिया। ये KCN मैं अल्कोहलिक लूँगी, मतलब अल्कोहल के मीडियम में हम ये रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहलिक KCN ले लिया, तो अब होगा क्या, R जो है वो CN के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपका KX अलग हो गया। आप KCN की जगह पे NaCN भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने CN के बगल में एक हाई रिएक्टिव मेटल अटैच करवाया है, ठीक है। तो एक हाई रिएक्टिव मेटल का साइनाइड अगर आप लोगे तो सब्स्टिट्यूशन कौन कर देगा, CN। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा अब एक और बात कर ले, ये जो रिएक्शन हमने किया है, ये जो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये SN2 देगा और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा, और साथ में 1 डिग्री इस रिएक्शन को सबसे तेज़ देने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में मान लीजिए कि अब 1 डिग्री लेना है, तो मैं 1 डिग्री एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है मैंने, और इसका मान लीजिए अब मैंने NaCN के साथ अल्कोहलिक मीडियम में मैंने इसका रिएक्शन कराया, और क्या हो जाएगा, ये CH3CN लग जाएगा प्लस NaCl अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, CN ग्रुप का, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस, सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। CN ग्रुप को जब हम इसमें साइनाइड CN कार्बन से जब अटैक करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स,
ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप इसको नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एनसी ग्रुप का तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड या फिर आइसो नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यानी कि ये जो आपका बना है, ये जो आपका बना है, ये क्या होगा, ये एल्काइल साइनाइड होगा, ये मिथाइल साइनाइड है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे अब मैंने मान लीजिए ले लिया है CH3Cl। अब मैं यहाँ पे KCN या NaCN नहीं लूँगी, क्या लेंगे हम, एक वीक मेटल लेंगे, उसका साइनाइड लेंगे, तो मैंने AgCN ले लिया। ठीक है, और मीडियम कैसा, अल्कोहलिक ही होगा, मीडियम कैसा होगा, अल्कोहलिक होगा। क्या रिएक्शन मिलेगा, CH3NC मिल जाएगा अब आपको। ठीक है, और AgCl आपको अलग से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है, एल्काइल, या मतलब एल्काइल सिंगल कार्बन है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल, इतना लिख लो। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी और बातें अभी हम लोगों को करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि अगर KCN ले रहे हैं तो CN से अटैच हो रहा है, CN बन रहा है, साइनाइड बन रहा है, और AgCN ले रहे हैं तो NC बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि KCN लेने पर CN साइनाइड बन रहा है और AgCN लेने पर आइसोसाइनाइड बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप KCN लेते हो, KCN और AgCN में डिफरेंस क्या है, KCN और AgCN में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे जो पोटेशियम है और कार्बन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, मतलब ये कम्प्लीटली आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, बट ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, वहीं पे ये जो AgCN के बीच में जो बॉन्ड है वो हल्का सा कोवलेंट है, मतलब कि वो कोवलेंट बॉन्ड का परसेंटेज इसमें ज़्यादा है। हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली आयनिक या कम्प्लीटली कोवलेंट तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये फजान रूल के अकॉर्डिंग तो ये हल्का सा कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट नेचर शो करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप KCN यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपका ये जो बॉन्ड है ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, कार्बन और पोटेशियम का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है और आपको K+ और CN नेगेटिव मिल जाता है, और कार्बन से जाके वो अटैक कर लेता है। और कार्बन से ही क्यों अटैक करता है एल्काइल, मतलब आपका जो R है वो किससे जाके जुड़ेगा, इस केस में CN से जाके जुड़ेगा, मतलब कि कार्बन से जाके जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन, और यहाँ पर ये भी तो कार्बन ही है, यहाँ पे भी तो कार्बन ही है। ठीक है, मान लीजिए अगर R की जगह पे मैंने क्या लगाया है, CH3 लगाया है, तो ये कार्बन किससे जाके जुड़ा है, C से, कार्बन से। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जब ये फ्री हो जाएगा, CN नेगेटिव आयन जब फ्री हो जाएगा तो अटैक किस साइड से प्रेफर होता है, कार्बन के साइड से, ताकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सके। यहाँ के केस में क्या है, यहाँ के केस में क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पे आयंस आसानी से नहीं बन पाते। ठीक है, मतलब कि Ag और CN का बॉन्ड टूटता नहीं है, इसीलिए मतलब ये आसानी से नहीं टूट पाता, और तब तक नाइट्रोजन जो है वो R के साथ बॉन्ड बना चुका होता है। ठीक है, मतलब कि AgCN में Ag और कार्बन का बॉन्ड टूटने से पहले नाइट्रोजन R के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, बना चुका होता है, और इसीलिए बॉन्डिंग कहाँ से होती है, नाइट्रोजन के साइड से। जब नाइट्रोजन का साइड R के साथ बॉन्ड बना चुका होता है उसके बाद ये Ag और C का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है NC और CN में, ये क्यों आ रहा है, इस बॉन्ड की वजह से। ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ने में वक्त लगता है, तब तक नाइट्रोजन जाके R से बॉन्ड बना चुका होता है। ये आयनिक बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाता है, और कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे दूँ, मान लीजिए कि मैंने ये CH3 CH2
Cl दे दिया, और अगर आपने यहाँ पर एल्कोहलिक KCN ले लिया है और नीचे एल्कोहलिक AgCN ले लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में CH3CH2CN लग जाएगा और इसमें CH3CH2NC लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अच्छा, साइनाइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साइनाइड जब बनता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स में। क्यों? अब देखो यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा कन्वर्जन करना है जिसमें आपको 2 कार्बन से, ठीक है, 2 नंबर ऑफ कार्बन से 3 नंबर ऑफ कार्बन्स चाहिए, मतलब आप 2 कार्बन से 3 कार्बन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप साइनाइड को जोड़ सकते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि 2 कार्बन 3 कार्बन अब हो गए हैं, ठीक है, 3 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन्स में अगर आपको नंबर ऑफ चेन इंक्रीज करनी है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। साइनाइड का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फर्दर कन्वर्जन में काम आएगा, तो देखो अगर हम साइनाइड का क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, उस केस में क्या होगा, आपका CH3CH2COOH, मतलब कि जो साइनाइड है, जो CN है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, और आपका NH3 अमोनिया, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ आता है कन्वर्जन्स में। अगर आपको किसी एल्काइल हलाइड से आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है, किसी एल्काइल हलाइड से क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो आप एल्काइल हलाइड को पहले साइनाइड में चेंज कर दो और साइनाइड से फिर एसिड में चेंज करो। इस तरीके से कन्वर्जन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होंगे। आप NCERT खोल के देखिए तो पीछे तमाम कन्वर्जन ऐसे दिए हुए हैं कि एक प्रोडक्ट से आपको, एक रिएक्टेंट से आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, सिंगल स्टेप में होगा, डबल स्टेप में होगा, और स्टेप्स लगेंगे, वो आपको फिगर आउट करना। तो कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन्स में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये एक हो गया है आपका साइनाइड का रिएक्शन। एक और साइनाइड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, ठीक है, रिडक्शन में करा दूंगी किसके प्रेजेंस में, LiAlH4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैंने इसका रिडक्शन कराया तो क्या होगा, CH3CH2CH2NH2, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में साइनाइड का। अब हम बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप का, लिख लो इसको, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप के, इसको मिटा दूं मैं अब। हाँ, तो अब हम करेंगे कौन सा नंबर चल रहा था ये, आई थिंक 4th, ठीक है, 4th। तो अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन पहले हम लोग नाइट्रो ग्रुप नहीं करते, पहले हम लोग नाइट्राइड ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस सेम साइनाइड जैसा फॉलो हो जाएगा। तो नाइट्राइड ग्रुप में क्या होगा कि जो आपका NO2 है वो ऑक्सीजन की साइड से अटैक करेगा, NO2 ऑक्सीजन के साइड से अटैक करेगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने RH ले लिया है और इसका रिएक्शन मैंने KON डबल बॉन्ड O से करा दिया, या आप ऐसे लिख लो कि हाँ चलो KON डबल बॉन्ड O के साथ करा दिया, ठीक है, KNO2। और अब क्या होगा, R की जगह पर कौन आ जाएगा, X की जगह पर कौन आ जाएगा, नाइट्राइट। तो ये क्या हो गया, एल्काइल नाइट्राइट बन गया है आपका, ठीक है, जब ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी। और आपका क्या बचा, KX बाहर, ठीक है, KX बाहर। ये जो आपका ONO ग्रुप है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि SN2 रिएक्शन देगा, और SN2 रिएक्शन देगा यानी कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, और 1 डिग्री यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स, फॉर्मेशन ऑफ
नाइट्राइट का फॉर्मेशन हुआ है, एल्काइल नाइट्राइट है ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आप, क्योंकि SN2 है तो मैं CH3 ले रही हूँ, CH3Cl प्लस K Na ले लेते हैं, एक बार तो K ले लिया है, NaON डबल बॉन्ड O गिव्स CH3ON डबल बॉन्ड O प्लस NaCl, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय। अब इसी NO2 को अगर हम कहाँ से अटैक कराएं, नाइट्रो, ये क्या बनेगा आपका नाइट्रो। क्या कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर्मेशन किसका होगा, नाइट्रो कंपाउंड्स का होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का होने लगेगा, ठीक है। ये हो रहा है हमारा नंबर 5। अब मान लीजिए इसमें मैंने क्या ले लिया है, CH3Cl लिया है मैंने, प्लस अब मैं K की जगह पर क्या लूँगी, Ag। जैसे हम लोगों ने CN लिया था, CN के लिए पहले K का यूज़ किया था, उसके बाद Ag का, तो अब इसमें भी क्या करूँगी मैं यूज़, AgNO2, ठीक है। रिएक्शन कराया हमने, क्या बन जाएगा, CH3N, नाइट्रोजन से अटैक हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ से, ठीक है। नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट में बन गया है AgCl, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात हो रही है। बात क्या है कि जब हम KONO लेते हैं और जब हम AgONO लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, आयनिक है, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, कोवेलेंट है। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हमको कराना है सब्स्टिट्यूशन विद NH2 ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा NH2 ग्रुप, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, RX का रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए अब मैं एग्जांपल लेके नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्ट CH3 कर लेते हैं। CH3Cl का मान लीजिए रिएक्शन करा दिया हमने, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ। अब देखो NH3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ HNH2, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये आके यहाँ पर अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3NH2 बन गया, ठीक है। अच्छा, और HCl जो है वो बाहर हो गया। ये रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर हमें अमीन बनाना था और हमारा अमीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमीन होगा, अमीन हमारा यहाँ बन गया, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक नाइट्रोजन जितने मैक्सिमम CH3 के साथ बॉन्ड बना ले। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हम एक और CH3 के साथ ये रिएक्शन करवा सकते हैं और CH3Cl लेंगे हम, CH3Cl, ये जो रिएक्टेंट था उसको हमने दोबारा इसके साथ रिएक्शन कराया, तो अब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकलेगा और नाइट्रोजन जो है वो एक और CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए एक HCl माइनस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से CH3Cl, अब फिर जो एक हाइड्रोजन बचा है नाइट्रोजन, उसको भी डिस्प्लेस कर देगा और क्या करेगा, CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगा, अभी ये एक और आपका CH3Cl आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये Cl नेगेटिव और ये CH3 प्लस, ठीक है। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाइट्रोजन ने अब 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन हो गया है प्लस। इस प्लस चार्ज को हम यहाँ दिखा देते हैं, और जो Cl है क्लोरीन वो नेगेटिव बगल में आ गया है। अब क्योंकि भाई किसी एक सॉल्ट में ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है,
है ना। तो ये क्या हो गया है, ये एक तरीके का क्वाटर्नरी सॉल्ट बन गया है, ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आप बोल लीजिए, ज़्यादा सही है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तैयार हो गया है। इस टाइप के सॉल्ट को जिसमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन रहा है, नाइट्रोजन चार एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये जो रिएक्शन हमने किया है, इस रिएक्शन को हम हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितने भी मेन सब्स्टिट्यूएंट थे, जितने भी मेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, वो सारे हो गए हैं। कुछ छोटे मोटे और रहते हैं, वो मैं आपको फटाफट से लिख के दे दूँगी और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्जन्स में वो यूज़ हो सकते हैं। इसको लिख लो, उसके बाद उनको भी लिखवा देती हूँ। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे अब हम लोग कुछ जो छोटे मोटे सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, उसको कवर कर लेते हैं। बाय द वे, अभी इससे पहले जो हम लोगों ने हॉफमैन अमोनोलिसिस किया था, वो SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो उसको कहीं पर लिख लेना, हॉफमैन अमोनोलिसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो आई थिंक 5 या 6 हो गए थे, ये शायद 6th वाला है। 6th पार्ट में हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय RCOO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब कैसे होगा ये, हम यहाँ पर RX लेंगे, ठीक है। RX को बाद में लिखते हैं, तब थोड़ा आसान होगा। हम यहाँ पर लेंगे RX को, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और हम लेंगे कोई किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया है सिल्वर सॉल्ट का, मतलब कि एसिड में आप H की जगह पर क्या लगा दो, Ag लगा दो, सिल्वर सॉल्ट बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पर यहाँ से AgX उड़ा दो और आपको क्या मिल जाएगा, R, मान लीजिए इसको R' बोल देते हैं हम, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये बना क्या है, ये आपका एस्टर बन गया है, प्लस AgX जो है वो बाहर, AgX बाहर। तो ये किसके लिए होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अगला देखते हैं। मेरे मार्कर की इंक ख़त्म हो रही है और मेरे पास अभी इंक है नहीं, पता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, बट इस बार हो गया है। मार्कर एकदम बस जाने ही वाला है, ठीक है, लेकिन किसी तरीके से सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दें ये टॉपिक। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप मतलब कि SH लिखते हैं, SH ग्रुप, ठीक है, SH ग्रुप। अब इसमें क्या करना है, RX का रिएक्शन कराना है हमें, किसके साथ, RX का रिएक्शन करा देंगे हम NaSH के साथ, ठीक है। और क्या बन जाएगा, RSH प्लस आपका NaX बाहर। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल, या हम इसको थायोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बस किस तरीके से आपको याद रखना है, S की जगह पर अगर O होता तो क्या बनता, ROH, अल्कोहल ही तो बनता। और जब भी हम कहीं पर S लगाते हैं तो हम थायो वर्ड सल्फर को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे थायो मतलब कि सल्फर और अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल की तरह, अगर सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन होता तो अल्कोहल ही बनता ना, तो थायो अल्कोहल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप मतलब कि SR, ठीक है। यहाँ पे SH था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, SR। तो जैसे रिएक्शन कैसा होगा इसका, आपने RX ले लिया प्लस NaSR ले लिया,
ठीक है, रिएक्शन कराया, आपका NaX बाहर और RSR बन जाएगा और आपका NaX जो है वो बाहर हो गया। ठीक है, NaX बाहर हो गया। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर ये जो आपका बना है इसको हम बोलते हैं थायो ईथर। ठीक है, अगर सल्फ़र की जगह पे ऑक्सीजन होता तो ROR को हम ईथर ही तो बोलते हैं, क्योंकि सल्फ़र लगा है इसलिए थायो, तो थायो ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, इसको लिख लो। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई, तो लाइक बटन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये सारी चीज़ें जो है वो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन पे आएगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम एलिमिनेशन रिएक्शन को SN1 और SN2 से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई कम अप with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry, and if you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter and for being such a supportive audience. If you have anything in your mind, if you have any demand or you have anything, any thought that you want to tell me, then please do write it in the comments and I will definitely follow that up. Thank you and bye bye.